जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएं तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए। आज हम लोग प्रैक्टिस क्लास करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास करेंगे जो एनडीए का पेपर होने वाला 2025 में, उसके लिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। फटाफट फटाफट सभी बच्चे लाइव आ जाएं। जय हिंद बेटा, जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद बेटा सभी लोगों को। जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि निर्देशांक अक्षों के बीच रेखाखंड को -5,4 के अनुपात में 1:2 में विभाजित करता है तो इसका समीकरण क्या है। बेटा देखो, सबसे पहले आप रेखाखंड बनाओ x और y अक्ष पे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान दो, समझो। लिखा हुआ है यदि निर्देशांक अक्षों के बीच रेखाखंड -5, -4, तो ये द्वितीय चतुर्थांश है। इसका मतलब रेखाखंड ऐसे बन रहा है। हमने माना यहाँ पर और यहाँ पर अंतःखंड की जो लंबाई है वो a और b है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, हमको एक चीज ये पता है तो हम डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हैं बिना रेखाखंड बनाए। आप ये मान लो रेखाखंड इसको -5,4 में कर रहा है। अगर ये रेखा x अक्ष और y अक्ष को काटेगा तो x अक्ष पर a,0 होगा और y अक्ष पे 0,b होगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, 1:2 का अनुपात है तो हम -5 बराबर लिखेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 × 0 0 आएगा, प्लस 2 × a 2a आएगा, अपॉन में m + n आएगा। तो 2 और 1 3, 5 3 15, तो -15 बराबर 2a। तो a बराबर आ जाएगा -15/2, ये a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4 बराबर 1 का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b आएगा, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, अपॉन m + n। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 4 3 12, करेक्ट। आंसर होगा हमारा x/a + y/b = 1। x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो -15/2 है, तो x -15 नीचे का 2 ऊपर चला गया, और प्लस y, और ये कितना आएगा 12 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 15 चौको 60, तो -8x आएगा, 12 पंजे 60 प्लस का 5y आएगा। बेटा ये हमारे पास, सॉरी यहाँ 1 है, ठीक है, ये 1 है ना। अभी इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो आएगा -8x प्लस का 5y बराबर क्या हो जाएगा 60। अब देखिए, ठीक है, तो हम सब कुछ उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 8x - 5y और प्लस 60 बराबर 0। ये हमारा आंसर है, 8x - 5y + 60 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बेटा डेली क्लास होती है, अक्षर तिवारी, वेरी गुड बेटा। क्लास रेगुलर होगी और क्लास का टाइम रहेगा अपना 2:30 बजे से, ठीक है। क्लास की टाइमिंग 2:30 बजे से रहेगी भाई, ठीक है ना। क्लास की टाइमिंग 2:30 बजे से रहेगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हो तुरंत पूछ लीजिएगा। जय हिंद अक्षत बेटा, जय हिंद। आज बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं ना, थोड़ी समस्या हो रही है आंखों में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चश्मा साफ कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा। अब ठीक, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट ये रहा, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल लग रहा है देखने में।
लिखा है cos 15 साइन, तो इसका सीधे मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो cos 15 इंटू साइन 45 क्या आएगा भाई, cos 15 इंटू साइन 45 माइनस साइन 15 इंटू कॉस 45। ठीक है, पहले एक एक वैल्यू निकाल के रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है जैसा ये लिखा हुआ है, तो हम एक काम करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे। तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये आएगा साइन 15 कॉस 45 वाला हिस्सा आगे आ जाएगा और ये वाला हिस्सा माइनस कॉस 15 साइन 45 करके पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, तो ये आएगा साइन माइनस 30 माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना आ जाएगा कॉस 45 गुणे साइन 15, कॉस 45 गुणे साइन 15 माइनस कॉस 15 गुणे साइन 45, करेक्ट है। अब इसमें भी देखिए कॉस पहले, इसका भी इसमें कॉस पहले, कॉस क्या होगा कॉस 45 इंटू साइन 15, साइन 45 इंटू कॉस 15, इसमें साइन 45 इंटू कॉस 15 लिखना है हमको। ठीक है, तो माइनस साइन 45 इंटू कॉस 15। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखेंगे जब हम लोग, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस जब कॉमन करेंगे तो कितना आएगा ये साइन 45 कॉस 15 माइनस कॉस 45 साइन 15, करेक्ट है। कॉस साइन है कॉस बी और माइनस कॉस है साइन बी, तो ये आएगा साइन प्लस का 30, साइन 30 आएगा 1/2 बट माइनस 1/2 आएगा, रख दो यहाँ पर 1/2 इंटू माइनस 1/2, दैट मीन्स आंसर होगा माइनस 1/4। करेक्ट आंसर इज सी पार्ट माइनस 1/4, क्लियर, करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट माइनस 1/4। ठीक, चलो फटाफट सभी बच्चे आंसर देते चले, आंसर भी दिया करो भाई, ठीक है ना, सभी लोग आंसर भी दिया करिए। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा माइनस 1/4। ठीक है, चलो नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, माइनस 1/4 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, लिखा हुआ है 32 व्यक्तियों में से 30 ऐसे हैं जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश करते हैं। तो चलो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, तो ये हो गया राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र RBP। ठीक, और 17 लोग ऐसे हैं जो शेयर में, तो शेयर में कितने करते हैं 17 और 30 लोग इसमें करते हैं। हमने बताया था इन दोनों को जोड़ लो, तो इन दोनों का जोड़ जो आ रहा है वो 47 आ रहा है, कितना 7 3 1 4 47। और हमने बताया था कि ये जो जोड़ है वो यूनियन से जितना ज्यादा वही दोनों की संख्या होती है, तो 7 से 2 घटाओ 5 और ये 15, तो ये कॉमन वाला पार्ट क्या आएगा 15। ठीक है, तो 17 ऐसे हैं जो शेयर में, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताओ जो दोनों निवेश करते हैं। लो भाई दोनों में निवेश करने वाले व्यक्ति कितने हैं 15, ये देख लीजिए सवाल एनडीए में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको हम टाइम भी दे रहे हैं नोट करने का, इसलिए नोट भी करते रहो, ठीक है ना, नोट भी करते रहिए सभी लोग, टाइम भी हम देते जा रहे हैं, आराम से आप नोट भी करते चलो। देखिए हमारे हिसाब से आप पढ़िए, आजकल हम ये चीज देख रहे हैं कि जहां तक हम देख पा रहे हैं, हम लोग तो दिन भर बच्चों के बीच में रह रहे हैं, तो जैसा अभी हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के समय में मैथ की 6 किताबें होती थी, फिजिक्स की 2 किताबें होती थी, केमिस्ट्री की भी 2 किताबें होती थी, मतलब बुक्स की संख्या भी ज़्यादा थी। और जब पेपर होता था फाइनल 12th का, तो उसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ पूछे जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि 12th में कोनिक नहीं आएगा या कुछ दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी, ये चीज़ 11th में पढ़ाई जाती, ये ऐसा कुछ नहीं। हम लोग 11th 12th पूरा पढ़ते थे और जब पेपर देते थे तो 11th और 12th दोनों में जो पढ़ा होता था वो सब हमारा पूछा जाता था, तो अच्छे से डिवीजन रहती थी हर एक चीज, और यही चीज फिजिक्स में भी होती थी। आजकल क्या है कि हम ये देखते हैं बच्चे बताते हैं सर ये चीज हमने 11th में पढ़ी थी, 12th में नहीं, हमको याद नहीं रही, या कुछ बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं अरे 11th है कौन सा बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इससे बच्चों का न्यू बहुत कमजोर हो गई है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चे जो आते हैं वो थोड़ा सा मतलब कमजोर होते हैं गणित में, हम ये कह सकते हैं गणित या फिजिक्स में बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की बात कर रहे हैं मैक्स, और जो बच्चे ढंग से पढ़ते हैं, दोनों साल मन लगा के पढ़ते हैं, वो अच्छा रिजल्ट भी लाते हैं और उनको आता भी है। बट बेटा आजकल ये चीज़ बहुत देखने को मिल रही है, इसलिए आप लोग अपना बेसिक मजबूत रखिए, ठीक है ना, क्योंकि 11th में पढ़ा था 12th में छूट गया, ये सब में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप लोग अपना बेसिक मजबूत रखिए, तभी आप एनडीए को क्रैक कर पाएंगे। एनडीए क्रैक करने का मतलब है कि आपको 11th 12th दोनों अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, पूरा कोर्स आना चाहिए। तो शिक्षा की तरफ ध्यान दो, रील्स बनाना कम करो,
आजकल बच्चे ऑनलाइन की दुनिया में बहुत अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। बहुत बच्चे गंदी आदतों में पड़ते जा रहे हैं, बहुत बच्चे गैम्बलिंग की दुनिया में जा रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पर रोक लगानी चाहिए कि ये जो गैम्बलिंग की दुनिया है इससे दूर रहें बच्चे। बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाई में कम यूज़ कर रहे हैं, गलत कामों में यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए बच्चों आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करो, लौट आओ दोबारा से किताबों की तरफ, ठीक है ना। किताबों में ही रहिए, क्योंकि किताब ही आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहे, तो बाकी कोई भी नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं अपनी बात आपको। जय हिंद बेटा, जय हिंद से बच्चों को जय हिंद। चलो अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, दीर्घवृत्त 25x² 16y² बराबर 400 की नियता का समीकरण। तो लिखा हुआ है 25x² प्लस 16y² बराबर 400, इसकी नियतक समीकरण। तो 400 का दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 25x² नीचे आएगा 400 प्लस 16y² नीचे आएगा 400 बराबर 0, ठीक है। 25 से कट कर दो, 16 बार कटेगा, 16 से कट कर दो, 25 बार कटेगा, ठीक है। 1 आएगा, x² नीचे आएगा 16 प्लस y² नीचे क्या आएगा 25 बराबर 1। अगर नियतक समीकरण निकालना है तो पहले ई निकालो। ई होता है अंडर रूट के अंदर छोटा नंबर बटे बड़ा नंबर, डायरेक्ट निकल आता है इलिप्स के लिए ई। तो ये आ जाएगा 9/25, डेट में ये आएगा 3/5, करेक्ट है। अब देखिए हमको निकालना है नियता का समीकरण। तो ये जो होता है इसमें कौन बड़ा है, y बड़ा है, ठीक है। y वाला नंबर बड़ा है, इसलिए इस तरीके से बनेगा। तो नियता ये होगी y बराबर b/e और y बराबर -b/e। एक रफली फिगर बना दिया बस समझाने के लिए। तो y बराबर होगा प्लस माइनस b/e। तो y बराबर, अब देखो b² बराबर 25, तो b कितना आएगा 5 आएगा, और e कितना है 3/5, तो 3 और ऊपर क्या आ जाएगा 5। तो y आएगा प्लस माइनस 25 और नीचे क्या आ जाएगा 3, तो y आएगा प्लस माइनस 25/3। अच्छा इस तरीके से आंसर है। तो 3y प्लस माइनस 25 बराबर 0, ये आंसर होगा 3y प्लस माइनस 25 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी नोट करते चलो, कोई भी समस्या हो तुरंत बता दीजिएगा हमको, ठीक है। फटाफट नोट करते चलो, नोट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, यदि n क्रॉस n का कोई आव्यूह है, डिटरमिनेंट लैम्डा ए बराबर लैम्डा की पावर में डिटरमिनेंट है, तो क्या होगा भैया, मॉड लैम्डा ए बराबर लैम्डा की पावर में s इंटू मॉड, ये लिखा है। तो s क्या होगा, देखिए लैम्डा की s क्या, s ऑर्डर होता है, s क्या होगा, s होगा ऑर्डर। तो ये नियम होता है, ये ऑर्डर है n क्रॉस n, तो s का वैल्यू किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। देख लिया ना आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसमें कह रहा है कि कौन सा बिंदु वृत्त और दीर्घवृत्त में अंदर और बाहर या उसके ऊपर स्थित हो सकता है। देखते हैं, मान लीजिए ई दीर्घवृत्त है, तो ई क्या है, ई है इलिप्स, ठीक है, और सी है सर्कल। अब बिंदु पी और क्यू की बात करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे x²/9 प्लस y²/4 और -1 बराबर ई मानेंगे। अब ई का पॉजिटिव निगेटिव चेक करेंगे। तो बिंदु पी को उठा के रखो, तो पी को जब रखेंगे तो पी क्या है 1,2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4/4 -1 कैंसिल आउट हो गया। ये 1 आया, 1 से 1 गया, 1/9 आ गया। ये पॉजिटिव आया, तो मतलब पी कहाँ है, आउटसाइड है। क्या है, आउटसाइड, मतलब पी जो है वो ई के बाहर है, ठीक है। अब x² प्लस y² माइनस का 9, ये सर्कल है, ठीक है। 1,2 यहाँ भी रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 9, तो ये सी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इनसाइड है, पी इनसाइड है, ठीक है। पी कहाँ है भैया, इनसाइड है, पी इनसाइड है, ठीक है। तो पी सी के भीतर है किंतु ई के बाहर है, ये बात बिल्कुल सही है। जो पी है वो सी के भीतर है किंतु ई के बाहर है। तो पी सी के भीतर है, देखो सी के भीतर है और ई के बाहर, ये सही है। पी सी और ई दोनों के भीतर गलत है। क्यू सी और ई दोनों के बाहर है, ये भी गलत है। क्यू सी के भीतर किंतु ई के बाहर है, इसको जरा चेक कर ले रहे हैं। क्यू, तो क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट अपने पास 2,1, तो उसको पहले वृत्त में ही रख के देख लो। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 -9,
तो सी अभी भी निगेटिव ही आ रहा है, ठीक है ना। 2,1 सी क्या रहा निगेटिव, 2,1, तो क्यू जो है वो सी के भीतर है और यहाँ क्यू सी के भीतर है किंतु ई के बाहर है। ये भी रख के देख लेते हैं, तो यहाँ पर रख के देख लो, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा बटे 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 बटे 9 और ये बेटा पॉजिटिव नंबर आ सकता है, यहाँ से देख लेते हैं। 9 और प्लस 4 है तो ये एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा। तो 9 चौक 36, 4 चौक 16 हो जाएगा और प्लस ये कितना अपने पास 4 9 36, ये हो जाएगा 9, 16 9 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 9 25, 25 बटे 36 माइनस 1। ये भी निगेटिव ही आ रहा, मतलब ये भी भीतर है। इसमें क्या कह रहा है ई के बाहर, गलत हो गया। आंसर कौन सा सही है, डी पार्ट। तो बिंदु रखो, अगर बिंदु रखने पर प्लस आ रहा है तो वो इनसाइड, तो वो आउटसाइड होगा, माइनस आ रहा है तो क्या होगा इनसाइड। तो पी जो है वो सी के भीतर है, क्योंकि पी जो बिंदु है ये क्यू बिंदु वाला चेक करा, ये तो यहां से इसको हटाओ। जब हमने पी बिंदु को वृत्त में रखा तो निगेटिव आया, तो अनसाइड, तो पी सी के भीतर है। और पी बिंदु को जब हमने ई में रखा तो प्लस आ रहा था, तो इसका मतलब पी आउटसाइड है, कहाँ ई के आउटसाइड है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ो भाई, अगला सवाल, ये सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल लिखा है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, ये लिखा हुआ है। इससे क्या तात्पर्य है, तो पहले इनका क्रॉस देखो, तो ए क्रॉस ए लिख लो, क्या लिख लो, ए क्रॉस ए, ये लिख लिया। और ये अंदर गया तो प्लस ए क्रॉस बी लिख लिया, ठीक है, ए क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस ए लिख लिया, माइनस बी क्रॉस बी लिख लिया। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसको पलट के लिख लेंगे। तो ए क्रॉस बी लिखा हमने और प्लस ए क्रॉस बी, तो ये दो जोड़ देंगे तो आएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जो सर समीकरण लिखी है ये बात बिल्कुल सही है। अब यदि किसी दिए गए समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को एक दूसरे समांतर भुजाओं के, मतलब अगर जो विकर्ण है उनको अगर भुजा मान लिया जाए तो क्या होगा, तो विकर्ण को अगर भुजा मान लेंगे तो क्या होगा। तो देखो अगर हम देखें त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 विकर्ण d1 क्रॉस d2, ये होता है कि नहीं होता है। और अगर d1 d2 साइड है, अगर d1 और d2 क्या है साइड है, क्या भैया साइड, तो जो एरिया होगा वो होगा मॉड d1 क्रॉस d2, यही तो होगा कि नहीं होगा, करेक्ट है। चलो देखो, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को दूसरे समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में प्रयुक्त किया जाए, मतलब भुजा बना दिया जाए अगर, तो दूसरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर क्षेत्रफल का दुगना होगा। बिल्कुल सही है, ये वाला क्षेत्रफल इसका दुगना है, इसमें 2 का गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो 100% ये वाला कथन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आगे सॉल्व कर लेना, किसी दिए गए समांतर चतुर्भुज के अर्ध विकर्णों को एक दूसरे समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो दूसरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये भी बिल्कुल सही है बेटा, ये भी बिल्कुल सही है, आप कर लीजिएगा। तो आंसर होगा 1 and 2 बोथ, पहला और दूसरा दोनों होगा। आप इसको करके भी चेक कर सकते हो, एक हमने चेक भी करा दिया आपको। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। ये देखिए हमने आप लोगों को एक नियम पढ़ाया था कि देखो बेटा, जब क्लास में पढ़ाया था तो हमने बहुत अच्छे तरीके से ही बताया था, यहां पर भी हम बहुत अच्छा तरीका बता दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है क्या, जो पैटर्न लिखा हुआ है उसके हिसाब से लिमिट a से b fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा। वैसे आप लोग जान रहे होंगे साइन अपॉन साइन प्लस कॉस पावर सेम है, देखो ये पावर सेम है ना सब, ठीक। तो अगर ये है और 0 π/2 लिमिट लगी तो हमने कहा था डायरेक्ट आंसर π/4 होता है, याद करिए हमने पढ़ाया था बेटा इस तरीके से, ठीक है। डायरेक्ट आंसर क्या होगा π/4 होगा। अब देखिए जरा यहां पर अगर देखें तो लिमिट क्या है 0 से π/2, fx कौन है साइन क्यूब x, fx कौन है साइन क्यूब x, fx कौन है साइन क्यूब x और प्लस साइन क्यूब और a प्लस b, तो 0 प्लस π/2 माइनस x, तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, बिल्कुल यही मैच होगा। तो आंसर क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, तो आंसर आएगा हमारे पास π/4, करेक्ट। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आगे बढ़िए। ये सवाल है r से r का मतलब ये होता है r टेंडिंग टू r, fx बराबर ये है। तो कहता बताओ कौन सा कथन सही होगा।
चलो देख लेते हैं। एफ एक्स है तो पहले हम 1 1 चेक करेंगे, तो 1 1, तो 1 1 चेक करने के लिए क्या होगा, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप एफ एक्स 1 निकालो, तो एफ एक्स 1 होगा एक्स 1 अपॉन एक्स 1 स्क्वायर प्लस 1। अब निकालो एफ एक्स 2, तो एफ एक्स 2 होगा एक्स 2 स्क्वायर अपॉन एक्स 2 स्क्वायर प्लस 1। तो आप एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 करो, तो एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 करोगे तो आएगा एक्स 1 अपॉन एक्स 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स 2 स्क्वायर अपॉन एक्स 2 स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा एक्स 1 एक्स 2 स्क्वायर प्लस एक्स 1 बराबर एक्स 1 स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर प्लस एक्स 2 स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ये एक्स 1 है, यहाँ पर ये पावर 2 लग गई है, इसको जरा हटा लो। एफ एक्स 2 क्या होगा, एफ एक्स 2 होगा एक्स 2 अपॉन एक्स 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी पावर ये पूरा हटा दो, ये आएगा x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 बराबर x2 x1 स्क्वायर प्लस x2। बेटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। पूरे से कॉमन कर लो x1 x2, तो ब्रैकेट में आएगा x2 माइनस x1 बराबर x2 माइनस x1। करेक्ट, इसको इधर ले आओ तो x2 माइनस x1 टोटल से कॉमन कर लो तो आ जाएगा x1 x2 माइनस 1 बराबर 0। इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो x1 बराबर x2 आ गया। अगर x1 बराबर x2 आ रहा है तो इसका मतलब एक ही है। ठीक है, एक है किंतु आच्छादक नहीं। आच्छादक अभी चेक कर ले रहा, पहले एक ही नोट कर लो फिर आच्छादक बता दें। स्क्रीनशॉट लेते आइएगा बेटा, ठीक है, और नोट भी करते जाइए। बच्चों आंसर बताते जाओ। मनु यादव जय हिंद बेटा, खुशी सैनी आंसर बताते रहो बेटा। कल्लू डॉन कहाँ गए, आंसर बताओ आके तुरंत फटाफट। कल्लू डॉन बहुत डिमांड में चल रहा है इस समय। जय हिंद बेटा, तो फटाफट फटाफट आंसर बताते रहो सभी लोग। चलिए ये आ गया। अब हम लोग बात करेंगे आच्छादक की, तो थोड़ा सी जगह हम लोगों को चाहिए होगी, इसमें मिटा दे रहे हैं। आच्छादक क्या होता है, जब रेंज बराबर कोडोमेन हो, जब रेंज बराबर कोडोमेन हो तब ऑन टू होता है। ऑन टू को ही हिंदी में आच्छादक बोलते हैं। और जब रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन हो तो होता है इनटू, इसको बोलते हैं अंतरक्षेपी। करेक्ट है। अब हमसे कह रहे हैं ये बताओ आच्छादक है या नहीं है, तो हम सबसे पहले फलन उठाएंगे। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका ये जो बेस है ये कभी जीरो नहीं होगा। अगर बेस जीरो नहीं होगा इसका मतलब है नीचे जीरो कभी नहीं बन सकता। अगर नीचे जीरो नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब हम x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं तो मतलब कहने का ये है कि इस सवाल की जो रेंज है वो कुछ भी आ सकती है, क्योंकि y का मान कभी अनंत आ ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, y का मान कभी अनंत नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि अगर हम इसमें y बराबर मान भी लें x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 0। तो इसके लिए अगर श्री धराचार लगाएं तो क्या आएगा, ये क्या है x में ना श्री धराचार अगर लगाएं तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हम पहले y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x बराबर आएगा माइनस का b, तो माइनस का y और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो b कितना है, b कितना है हमारे पास, ये x है ना, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर b माइनस 1 है। ठीक है, b कितना अपने पास -1। थोड़ा सा इसको आगे पीछे लिख लो, इस वाली इक्वेशन को पहले लिख लो। एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो a बराबर क्या है y और b बराबर क्या है -1 और c बराबर भी क्या है y है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो a कितना y, c कितना y, तो 4y स्क्वायर अपॉन 2a, a कितना है y, 2a, a कितना है y। ठीक है ना, ये आया हमारे पास। तो हमने पूरे समीकरण को पहले x बराबर y के पदों में बदल लिया। करेक्ट है, हमने पूरे समीकरण को x बराबर y के पदों में बदल लिया। क्लियर, देखिए आ गया। अब देखो इस सवाल की जो रेंज होगी, रेंज से ये सवाल बहुत बार अनंत बन सकता है। जैसे y बराबर 0 रखने पे बन जाएगा, या y का मान हमने कुछ ऐसा रख दिया 1 2 3 4, तो अंडर रूट के अंदर माइनस बनने लगेगा। तो ये जो वैल्यू है इसमें क्या बोल रहा है सवाल में कि जो भी रेंज है r टेंडिंग टू r है, तो इसका मतलब ये होता है ये कोडोमेन है। ठीक है,
तो y के जो भी मान होंगे वो कोडोमेन के अंदर मिलेंगे, मतलब पूरे r का मतलब होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच सारे y हमको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि जो रेंज है वो सबसेट होगी किसकी, कोडोमेन की, मतलब रेंज के सारे अवयव कोडोमेन के अंदर मौजूद होंगे। तो आंसर होगा 1 1 इंटू 1 1 इंटू, ठीक है, एकाएकी अंतरक्षेपी। तो एकाएकी है तथा आच्छादक है, गलत, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा बेटा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। रेंज ही निकालनी पड़ेगी भाई, रेंज, ठीक है, डोमेन थोड़ी नहीं, रेंज ही निकालनी पड़ेगी। जो रेंज के जितने अवयव होंगे वो सारे कोडोमेन में मौजूद होंगे, तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो आंसर क्या होगा, इनटू। इस सवाल की जो रेंज होगी वो होगी -1/2 से +1/2 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, ठीक है, रेंज निकालना है। पहले दिए गए सवाल को हमको x बराबर y के पदों में बदलना पड़ेगा भाई। चलिए कर लिया, चैप्टर पढ़ाया तो था क्लास में आप लोगों को। देखो ये जो सवाल है a² + i = 0, इसके ऑप्शन गड़बड़ हैं, इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि a² + i = 0 में a की कोटि क्या है, कोटि बेटा ऐसे नहीं बता पाओगे कि सम है विषम है, ऐसे नहीं बता पाओगे कि 3 है। हाँ a बराबर, अगर इसमें क्या हो, a बराबर अगर लिखा हो i 0 0 i, तब तुम a² निकालो, तो a² क्या होगा, -1 0 0 -1, और i के साथ जोड़ लो तो -1 0 0 -1 और प्लस i क्या होगा, 1 0 0 और 1, तो आंसर अपने आप आ जाएगा 0 0 0 0, और ये 0 प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से ऑप्शन इसके गड़बड़ हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है, आप लोग इसमें देख भी सकते हो। इसमें कह रहा है कि कुल बारंबारता 18 है। बारंबारता का मतलब होता है इनको जोड़ने पे क्या आएगा, 18 आएगा, इनका जो जोड़ है, समेसन है, वो कितना है, 18, सिग्मा fi बराबर 18, ठीक, कुल बारंबारता 18 है। समांतर माध्य 2 है, तो f2 का मान क्या होगा। एक काम करते हैं हम लोग, पहले सबको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, f1 + f2 + 4 4 8 8 3 11 + 11 बराबर क्या होगा, 18, तो ये आएगा f1 + f2 बराबर कितना आएगा, 7, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि समांतर माध्य कितना है, 2, तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यही तो होता है। अब देखिए समांतर माध्य कितना है, 2 है, ठीक है, समांतर माध्य कितना है, 2, और सिग्मा fx का मतलब है 0 × f1 करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 × f2 करेंगे तो भाई f2 आएगा, और प्लस 4 दूनी 8 आएगा, 4 3 12 आएगा, और 4 3 12 आएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब है पूरी बारंबार तक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, बराबर आएगा f2 प्लस 12 12 24 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32, तो f2 आ जाएगा हमारे पास कितना, 4। जब f2 हमारे पास 4 आ गया तो f2 4 रखेंगे तो f1 7 - 4 3 आ जाएगा, तो f1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। f2 का वैल्यू क्या होगा, तो f2 का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। जरा नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट सभी बच्चे नोट कर लो, सभी बच्चे फटाफट इसको नोट कर लो भाई। केवल f2 पूछा गया था इसमें, है ना, कर लिया ना सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन, मानक विचलन, थोड़ा सा इसमें हम लोगों को प्रीवियस डेटा की जरूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बोल रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है √ सिग्मा fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, n होगा, n मतलब सिग्मा fi, ठीक है। तो fi तो 18 है, अब लेकिन हमको यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो टेबल इस वजह से बनानी पड़ेगी क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये xi है और ये क्या है, fi, ठीक। तो डेटा जरा हम लोगों को बार बार पीछे से देखना पड़ेगा, तो हम पीछे से देख के ही टेबल बना ले रहे हैं, ठीक है, यहीं से देख के टेबल बना ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। टेबल x क्या है, 0 1 2 3 4, fi कितना है, f1 f2 4 4 और 3, यही तो है,
ठीक है, बस काम हो गया, यहाँ काम आ जाएगा हमारे। ठीक है, अब ये आया। अब F1 और F2, F2 4 आया था और F1 कितना है 3, तो अब निकालो xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे fi और xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये निकालने के बाद मल्टीप्लाई करके। तो एक्स बार तो 2 दिया था, माध्य कितना दिया था 2 दिया था, और ये 0 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 2, 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई करो 4 तिहाई 12, 4 एक नम 4, 0, 4 एक नम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, जोड़ लो 12 12 24, 24 4 28 4 32, ये कितना है 32। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ रख दो बेटा, तो ये पूरा 32 आया, और सिग्मा एफ आई 18 था तो काट दो, 16 बार कटेगा, 2 9 18, तो यह आ जाएगा 4/3। तो मानक विचलन क्या होगा 4/3 होगा बेटा, यही सी ऑप्शन सही है। ठीक है, मानक विचलन का ये सी वाला ऑप्शन सही है, 4/3 आंसर होगा। क्लियर, तो फाइनल आंसर होगा 4/3, करेक्ट है ना। जल्दी जल्दी नोट करते चलो भाई, 4/3 इसका आंसर होगा, 32/18 काटोगे तो आंसर आ जाएगा 4/3। चलिए, कर लिया ना सभी ने। इसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रसरण गुणांक। प्रसरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन माध्य गुणे 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 4/3, और सवाल का माध्य तो 2 दिया था और गुणे क्या है 100, तो 2 दूनी 4, आंसर आएगा 200/3। ये है प्रसरण गुणांक 200/3। ठीक है, तो आंसर होगा क्या 200/3। मजा आ रहा है आज के पेपर में बेटा, क्यों भाई सभी बच्चे बताएं, आज के पेपर में मजा आ रहा है ना। इसी प्रकार से करते हुए चलिए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 200 तथा 400 के बीच 7 से विभाजित सभी धन पूर्णांकों संख्याओं का योगफल। अच्छा, 200 और 400 के बीच 7 से कटने वाली संख्याएं, तो 200 और 400 के बीच, तो 200 के जस्ट बाद 7 से कटने वाला नंबर होगा 203। ठीक है, और 400 के पहले जो कटने वाला नंबर है 7 से, तो वो आखिरी नंबर 399 है। ठीक है, देखो 7 पन्ना 35 और 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 7 9 63। ठीक है, ये है, तो थोड़ा सा सोच लेते हैं। बाकी तरीका ये होता है, 7 का भाग 200 में करा हमने, तो 7 दूनी 14, 10 से 6 घटाएंगे कितना, 4 होता है 0, तो 7 8 56, 7 8 क्या होगा 56, या 4। ठीक, तो जब हमें इससे बाद वाला नंबर चाहिए, तो इनका जो अंतर होगा 3, पर वो अंतर इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो पहला नंबर वो मिल जाएगा जो 7 से कटेगा। और ऐसे अगर हमें 400 आखिरी नंबर चाहिए, तो 7 का भाग करेंगे 7 छंग 42, ज्यादा हो जाएगा 7 पन्ना 35, तो कितना आएगा ये 5, 0 7 49 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 1, बस इसको डायरेक्ट इससे घटा देंगे, तो 399 जो 1 से आया है उसको डायरेक्ट घटा देंगे, तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर मिल जाएगा हम लोगों को। बाकी इतना कोई कठिन चीज नहीं है, सबको आता भी होगा, बहुत छोटी सी बात है। तो 200 के जस्ट बाद नंबर होगा 203, ऐसे 7 के अंतर पे चलेगा, और आखिरी 399। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस +1, ये होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स एपी का। तो ये होगा 399, लास्ट फर्स्ट कितना है 203, डिफरेंस कितने कितने का 7 का, और +1, 9 से 3 घटाओगे 6 आएगा, ये 9 3 2 घटाओगे 1 उतारा 7 +1 कितना आएगा 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 आएगा, और 7 8 56, और +1 आंसर आया कितना 29 पद। कितने पद है 29 पद। अब 29 पदों का योगफल, तो Sn बराबर n/2, ब्रैकेट में पहला पद 203 और आखिरी पद 399, करेक्ट है। तो ये आएगा 29/2, 9 3 12, और 9 और 1 10, 3 2 5 1 6। ठीक है, इससे इसको कट कर दो, 2 3 6 0, 2 1 9 2, ये आएगा 301 गुणे 29। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29 का नंबर 29, और 29 गुणे 3, तो 9 3 27 की 7, हासिल लगा 2 3 6 2 8, 8729, आंसर क्या होगा 8729। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा भाई, बहुत ध्यान से नोट करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
कर लिया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी द्विपद बंटन के माध्य और प्रसरण क्रमशः 8 और 4 हैं, x बराबर 1 का। तो माध्य और प्रसरण, ऐसे सवालों में माध्य को एनपी फार्मूले से रिप्रेजेंट किया करो, और प्रसरण का तो फार्मूला होता ही है एनपी क्यू। ये कितना है 4, एनपी की जगह 8 रखो तो क्यू का मान आ जाएगा 4/8, आंसर आएगा 1/2। पी का वैल्यू खुद ही 1/2 हो जाएगा, क्योंकि पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है, तो क्यू का मान रख के पी निकाल लो। पी का वैल्यू 1/2 रखो तो एन का मान आ जाएगा 8 दूनी 16, करेक्ट है। तो पी एक्स बराबर 1 का वैल्यू क्या होगा, तो पी एक्स बराबर 1 का वैल्यू क्या होगा, तो हमें पता है पी आर बराबर होगा एन सी आर, पी की पावर में आर, क्यू के पावर में एन माइनस आर। अब ये 1 रखोगे तो क्या आएगा 16C1, 1/2 के पावर में 1 और 1/2 के पावर में 16 माइनस 1 15। 16C1 16 होगा और यह आएगा 1/2 की पावर में 16, करेक्ट है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इससे कट कर दो तो यह आ जाए कितना 2 की पावर में 12, तो आंसर आएगा 1/12, करेक्ट। तो फाइनल आंसर होगा ये वाला 1/12, ठीक है ना। ए पार्ट 1/2 की पावर में 12, 1/2 की पावर में 12। जय हिंद नीतीश बेटा। फटाफट फटाफट नोट करते जाइए सभी लोग। जल्दी नोट करते जाओ, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। e के पावर में ln x sin x dx का मान क्या होगा। e के पावर में ln हट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x sin x dx, ठीक है। तो आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक पहला होगा, ये दूसरा होगा। तो पहला बार sin x का इंटीग्रल cos x माइनस इंटीग्रल पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 sin x का cos, और cos का दोबारा करो कितना है sin x प्लस c, मिला लो भाई आंसर। तो sin x माइनस x cos x, sin x माइनस x cos x, sin x यही होगा, c नहीं है x है, टाइपिंग मिस्टेक है। sin x माइनस x cos x, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था, इसीलिए हमने जल्दी से बता दिया। आयुष सिंह जैन बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अपने पास, ये क्या लिखा हुआ a1 a2 पश्चात घट सकती है pa1 pa2 का वैल्यू दिया, pa3 का वैल्यू दिया, अच्छा ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम लगेगी। तो इसमें क्या बोल रहा है, b के प्रेक्षण के बाद a1 की प्रायिकता। तो b के प्रेक्षण के बाद किसकी प्रायिकता, a1 की, किसके बाद b के बाद, ये पूछ रहा है। तो a1/b, तो आप pa1 बाहर रखोगे और p b/a1, ये फॉर्मूला होता है ना, नीचे आएगा पूरा सबका जोड़ जितना भी है, तो pa1 इंटू पी b/a1, ठीक है, प्लस pa2 इंटू पी b/a2 प्लस pa3 इंटू पी b/a3, ये है, ठीक है। ये होगा तो यह आ जाएगा pa1/b बराबर pa1, तो pa1 कितना है 0.4, और पी b/a1, तो b/a1 कितना होगा 0.25, करेक्ट है। नीचे आएगा 0.4 इंटू 0.25 प्लस 0.4 इंटू 0.4, ये बेटा ba2 वाला, और pa3 कितना है 0.2 इंटू 0.125, 0.125, ये ऊपर आएगा 25 चौको 100, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे 0.1, ये वही चीज है 0.1, 4 चौक 16, 0.16, ये कितना आएगा 25, सॉरी 5 दूनी 10 की जो लगाएगी 24 और 1 25, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, तो पॉइंट लगा 0 और लगा लो, इसको जोड़ लो अलग से 0.1, 0.16 और 0.025, ये आएगा 5 6 2 8 1 1 2, 0.285, तो आएगा 0.1/0.285। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा लो, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 जीरो बढ़ा लो, इससे ये कट गया, ठीक है। यह आएगा 5 से काटो, 5 दूनी 10 जीरो, नीचे आएगा 55 25, 8 से 5 बटे 3 5 7 35, 20/57 है कोई ऑप्शन, हाँ ये 20/57, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 20/57 हमारा फाइनल आंसर होगा। खुश रहो आर्यन बेटा, खुश रहो। क्लास को लाइक कर दें सभी बच्चे सबसे पहले।
देख लें जरा कितने बच्चे लाइक करें। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दिया करो, पहले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करो, ठीक है। सभी बच्चे लाइक कर दे बेटा। वेरी गुड बेटा आर्यन, आर्मी में हो गया। चलो कोचिंग आना किसी दिन, मिलकर जाना, ठीक है जब जाना। बहुत बढ़िया, आर्यन का आर्मी में हो गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आर्यन को। बेटा आर्यन मिल के जाइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x की पावर में 4 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये है x की पावर में 4 प्लस 1, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल dx, ये है। आप सबसे पहले अलग अलग कर लो तो आ जाएगा x की पावर में 4, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल dx अपॉन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। इसको अलग अलग कर लो, x की पावर 4, 1 घटा लो 1 जोड़ लो, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल dx, ये आ जाएगा एंड इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा। अलग अलग कर लो, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अलग कर लो 1 से, तो ये इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा। और ये भी वही चीज है, इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए जरा समझिए, इससे ये गया, इसका इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का 1 का x हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, और ये भी tan इनवर्स x, तो 2 टाइम tan इनवर्स x प्लस c, मिला लो आंसर। एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिक हमने बहुत बढ़िया बढ़िया बता रखी है आप लोगों को, ठीक है, इसलिए चीजों को बहुत अच्छे से समझा करो, ठीक है। ये सवाल है अगला, आ गया, ये 68 कराया था, अच्छा ये 69 नंबर। ये देखिए इसका मान क्या होगा, हमने पढ़ाया था कि अगर कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स प्लस माइनस कोई नंबर, नीचे एक्स प्लस माइनस कोई नंबर, ऊपर भी एक्स प्लस माइनस कोई नंबर, तो आंसर डायरेक्ट होता है ई की पावर में ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दो, तो 6 माइनस 1 5, करेक्ट है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सपोज दैट अगर हमारा सवाल ऐसा होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 1 की पावर में 3x प्लस 5, कुछ भी होता तो आंसर क्या होता, तो आंसर होता e की पावर में, इससे इसको घटा दो तो 5 माइनस माइनस प्लस 1 6, मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर का जो x के साथ है 3, और नीचे ये कॉमन वाला नंबर 2, तो 2 3 6, तब आंसर आता e की पावर में 9। फिलहाल यहाँ यही आंसर होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, समझ गए ना, कर लिया ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जरा आप लोग लगा के बताओ, ये क्वेश्चन एरिया निकालने के लिए वेक्टर मेथड का यूज करिए। चलो लगाओ, हम देख रहे हैं, सबका आंसर देख रहे हैं, सभी बच्चे जरा लगा के दिखाएं। आंसर लगा के बताओ इसका क्या आएगा भाई, सभी लोग फटाफट फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसको लगाने के लिए आप ट्रायंगल बना लेना सबसे पहले, और ट्रायंगल में यहाँ बिंदु को ए मान लेना, यहाँ बी और यहाँ सी। ए के कोऑर्डिनेट है 0 2 2 और यहाँ पर है 2 0 -1, और सी के हैं 3 4 0 3 4 0, ठीक है। पहले ए बी वैक्टर निकालना, फिर ए सी वैक्टर निकालना। तो ए बी वैक्टर क्या होगा, ए बी वैक्टर आएगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए। तो 2 माइनस 0 2 आएगा, 0 माइनस 2 -2 आएगा, -1 -2 माइनस का 3 आएगा। अब ए सी वैक्टर निकाल लो, तो ए सी वैक्टर होगा ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी माइनस ओ ए का मतलब क्या है, सी से ए घटा लो, 3 माइनस 0 3 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, 0 माइनस 2 माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब निकालो ए बी क्रॉस ए सी, तो ए बी क्रॉस ए सी क्या आएगा, आई जे के, करेक्ट, यह आ जाएगा 2 - 2 -3, यह आएगा 3 2 -2। तो आप आई कैप ले लो, तो ये कैंसिल 4
और प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस का जे कैप ले लो तो ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 दूनी 4 और प्लस 3 त्रिका 9 आ जाएगा, प्लस का के कैप ले लो तो ये कैंसिल 2 दूनी 4 प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6 करेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10i प्लस का 5 सॉरी माइनस का 5j और प्लस का 10k। अब ए बी क्रॉस ए सी का मॉड निकालो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं ना, तो इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, तो 225 का अंडर रूट कितना होगा 15। तो जो एरिया होगा एरिया होगा 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये एरिया होगा, तो ये आएगा 1/2 इंटू 15/2, तो ये आ जाएगा आंसर 15/2। फाइनल आंसर इज 15/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, करेक्ट क्लियर। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलो फटाफट करते जाओ भाई, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते रहें। चलिए कर लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल, मतलब अल्फा बराबर है 1/2 माइनस अंडर रूट के अंदर -2, तो आएगा 1/2 माइनस अंडर रूट -1 हो जाएगा आई, ठीक है। अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा आई। अब इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करो, तो 2 प्लस रूट 2i और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो 2/6 और प्लस अंडर रूट 2/6i, ये अल्फा है, तो बीटा कितना आएगा 2/6 माइनस अंडर रूट 2/6i। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मूलों का योग, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स, तो मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स या मल्टीप्लाई ऑफ द रूट्स बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों को जब जोड़ेंगे तो आई कैंसिल, 2/6 तो आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स। अब मूलों को गुणा करेंगे तो एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2/36, ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यह आ जाएगा 6/36 1/6, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर 3 दूनी 6 तो 2x और प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, यही तो आएगा, ठीक है ना। ये कितना आएगा 2/6 प्लस 2/6 कितना आ जाएगा 4/6, 2/3 आएगा बेटा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 6, यहाँ 4 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तुलना कर दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का वैल्यू आएगा 6, b का वैल्यू आएगा -4 और c का वैल्यू क्या आएगा 1। a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1, 6 4 6 -4 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा भैया, ठीक है ना। क्लियर है ना भाई सभी को, ठीक है, चलो नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यदि इकाई की समित संख्या का घनमूल ओमेगा है तो x बराबर क्या लिखा है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -2, तो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 7 का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर पहले x बराबर क्या है ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉमन कर लो ओमेगा और इसको -2 को लिख लो -1 तो एक 1 यहाँ रहेगा और एक -1 ये रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो यह आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर -1। अब एक्स स्क्वायर निकाल लो तो आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर और -2ab, तो 2 दूनी 4 ओमेगा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 ओमेगा की पावर 4 और माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1, 4 में 3 का भाग करो 1 शेष आएगा, तो यह आ जाएगा 4 ओमेगा माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन वैल्यू को उठा के रख दो सीधे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4 ओमेगा माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1,
4x, तो ये रहा x, ये रहा x, ठीक है। इसमें 4 का गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 4 प्लस 7। भैया ये हमारे पास कितना है 4 ओमेगा और ये 4 ओमेगा स्क्वायर और प्लस, ठीक है। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आ सकता है। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो 8 ओमेगा स्क्वायर, घटे कितना आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है प्लस का 4 ओमेगा, ठीक है। और ये 7 और 1 8, 8 माइनस 4 कितना है प्लस का 4, 4 कामन कर लो, आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या इस सवाल का आंसर 0 आएगा? बिल्कुल सही बात है, सी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा भैया, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बेटा, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 73 नंबर में यदि cos x बराबर, तो sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, केवल sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ये लिखा हुआ है। sin x को लिख दो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, कैंसिल, एक कॉस से कॉस गया, आंसर आएगा 10x बाई 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। जल्दी जल्दी नोट करते रहो, क्योंकि आप थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे सवाल मिल रहे हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ये है। एक ध्वज दंड के छोर का उन्नयन कोण आधार से 5 मीटर दूरी पर 75 अंश है। तो आधार से 5 मीटर की दूरी पर ये उन्नयन कोण कितना है 75 अंश है, ठीक है। तो ये हाइट h क्या है, तो tan 75 बराबर लंब बटे आधार। तो h बराबर आ जाएगा 5, tan 75 का वैल्यू होता है 2 प्लस रूट 3, रूट 3 होगा 1.732, तो 1.73, तो ये आ जाएगा लगभग 5 इंटू 2 और 1 3.73, लगभग 5 3 15 और 7 एक 36, चांसले का 3 और 5 15 3 18, ठीक है। 2 अंक बाद 18.6 अप्रोक्सीमेट 19 मान सकते हो, ठीक है। तो ऊंचाई लगभग 19 मीटर होगी, ठीक है ना, लगभग में बोल रहा है। चल नोट कर लो बेटा इसको फटाफट, देख लिया ना। चलो हटा रहा है, कुछ भी नहीं था, बस जिसको tan 75 का मान नहीं याद उसके लिए कठिन है सवाल, ठीक है। इसमें a बराबर 1 p, मतलब कि a जो है वो क्या है, पावर सेट 1,2 है। a जो है वो क्या है, वो पावर सेट है किसका 1,2 का। तो p घात समुच्च है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बेटा थोड़ा सा इसकी टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, ओरिजिनल पेपर में देखते हैं इसका क्या सवाल है ये। ठीक है बेटा, देखो पहली बात तो यहाँ के ब्रैकेट इस तरीके के ओरिजिनल पेपर में, इस तरीके के ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ पर बिलोंग्स है, मतलब ये है 1,2 बिलोंग्स है, ये डज नॉट इक्वल टू नहीं है, गलत छपा है। ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। 1,2 ए के क्या है, अवयव है, बिल्कुल सही। 1,2 ए के अवयव है, तभी तो लिखे होगे। 1,2 पूरा एक साथ आएगा, जहां आएगा कलेक्टिव में है। चलो आगे बढ़ो। 76 संख्या, तीन संख्या का गुणोत्तर माध्य 6, तो तीन संख्या ए बी सी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा 1/3 बराबर 6, तो आएगा ए बी सी, 6 का क्यूब 216। बाद में पता चला संगणन में एक संख्या 8 को गलती से 12 पढ़ लिया गया, मतलब सही में 8 थी और गलती से इसमें 12 लिखी है, तो हो सकता है ए का मान 12 लिख गया हो। और बी सी बराबर कितना होगा 216, तो बी सी कितना आएगा 216/12। लेकिन असली में तो वो संख्या 8 थी, तो अब वो ए जो आएगा वो 8 के रूप में आएगा। तो ए का दोनों साइड गुणा कराओ, 12 गुणे 8, ए क्या है 8 है। गुणोत्तर माध्य क्या होगा ए बी सी की पावर में 1/3, तो यहां भी लिख लो 216 गुणे 8/12, इसकी पावर में क्या आएगा 1/3 आएगा। तो 4 3 12, 4 दूनी 8 कटेगा, और 3 7 21, 3 दूनी 6, 144 आ गया। कितना आ गया 144 का क्यूब रूट। तो 144 का क्यूब रूट अगर लिखें तो 18 8 144 होता है, ठीक है। और 8 का क्यूब रूट 2 होगा, तो 2 क्यूब रूट 18, तो आंसर कौन सा सही होगा सी पार्ट। तो सही गुणोत्तर माध्य क्या है, सही गुणोत्तर माध्य क्यूब रूट ऑफ 144, सही ना, क्यूब रूट ऑफ 144, ये है सही वाला गुणोत्तर माध्य, ठीक है ना भैया। सही वाला गुणोत्तर माध्य क्या है आपके सामने है, लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, ये भी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, सिंपल सा सवाल था। इसमें देखिए क्या लिखा है, ए बराबर ये, तो इसका व्युत्क्रम बी आई जे है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 4, और ए की जगह बदलेगी, 2 और 3 का चिन्ह बदलेगा, तो -2 -3, ठीक है। और मॉड ए क्या होगा, तो मॉड ए 4 का नाम 4, 3 दूनी 6, 4 - 6 कितना आएगा, माइनस कर दो। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। तो मॉड ए कितना है, -1/2 बाहर, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 4 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1, B11 B12 B21 B22। तो B22 हमें निकालना है, क्योंकि B22 क्या होगा, ये है ना, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो आएगा -1/2। भाई इसका गुणा इससे कर दो, क्योंकि हमें इसी से मतलब है, तो आंसर आएगा -1/2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आएगा। हिस्ट्री कॉर्नर, खुश रहो भैया, सभी लोग चैनल बना लिए हैं अपना अपना, है बढ़िया है, ऐसे धीमे धीमे पढ़ाओगे तो और अभ्यास होगा। चलो, जो सवाल आसान होंगे अब उनको आप लोग अपने मन से भी करते चलिए, थोड़ा सा समझा भी देंगे हम। जैसे ये सवाल है, 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1। आप साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 4 का गुणा करा लो, कॉस में द्विघात समीकरण बन जाएगा, और एंगल एक्स कोण ए तीसरे चतुर्थांश में है, तो ये समीकरण क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, आप लिखोगे 4 sin स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस का कॉस एक्स बराबर 1, इसका मल्टीप्लाई करा दो, 4 - 4 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का 4 कॉस एक्स, प्लस का 4 कॉस एक्स बराबर 1। सब कुछ उधर ले जाओ तो बनेगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 कॉस एक्स, 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, ठीक है। और ये 4 उधर जाएगा तो 1 - 4 -3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 4 3 12 आएगा, 4 3 12 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाए कितना, 2 दूनी 4 3 12, 3 दूनी 6 से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 6 कॉस एक्स और प्लस का 2 कॉस एक्स माइनस का 3 बराबर 0। तो 4 कॉस एक्स, सॉरी 2 कॉस एक्स कॉमन कर लो, तो 2 कॉस एक्स कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 कॉस एक्स माइनस 2 3 6 प्लस का 1 कॉमन कर लो, तो आ जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस का 3 बराबर 0। दैट मीन्स कॉस एक्स का वैल्यू आया -1/2, ठीक। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब ये होता है 180, और ये कितना है अपने पास 90। 90 से 180 के बीच का कौन था, दूसरा है कि तीसरा, तीसरा है, सॉरी तीसरा, 180 से 270 के बीच में तीसरा है, बोल रहे हैं ना, तीसरे में वो एंगल ए क्या, वो एक्स ही एंगल पूछ रहा है, ठीक। ये एक्स की जगह ए है, तो आपका जो एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ से 120 आ सकता है, ठीक है। और इसमें मिला लो 210 है, ठीक है ना। तो कॉस 210 का वैल्यू चेक कर लो, 180 + 30 लिख सकते हो, तो कॉस 180 + 30, तो माइनस का कॉस 30 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का कॉस 30, करेक्ट। तो माइनस का कॉस 30, नहीं 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 ये गड़बड़ हो जाएगा, तो एक ये 240 मिलाओ, 240, तो 180 + 60, तो कॉस 180 + 60 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉस 60, तो आ जाएगा माइनस का 1/2, और 240 जो वो 180 और 270 के बीच में भी, तो बी पार्ट हमारा सही होगा, ठीक है। ये एक्स की जगह ए कर लेना। चलो आगे बढ़ो, अगला है, अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर बराबर 12x, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 6। तो देखो भैया वाई स्क्वायर बराबर 12x, तो वाई स्क्वायर बराबर 12x ये बनेगा, ठीक है। ये है वाई स्क्वायर बराबर 12x, करेक्ट। और वाई बराबर 6, वाई बराबर एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 6 है, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 6 है, ठीक है, के बीच घेरा गया क्षेत्रफल ये कुछ नहीं है, ठीक है। वाई बराबर 6, तो ये हो गया वाई बराबर 6, तो ये पॉइंट हो गया क्या 0,6, ठीक है। ये वाई अक्ष और ये क्या एक्स अक्ष। यहाँ स्ट्रिप बना लीजिए, तो थोड़ा कलर चेंज कर देना तो अच्छे से दिखेगी भी स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ठीक है, ये स्ट्रिप रहेगी, क्लियर। तो स्ट्रिप 0 0 और ये स्ट्रिप जो होती है ऐसी वाली वो होती है वाई डी, ठीक है, क्या होती है एक्स डी वाई, करेक्ट। तो इंटीग्रल एक्स डी वाई, लिमिट वाई की लगेगी 0 से 6। अब ये x का मान निकाल लो, वाई स्क्वायर अपॉन 12 आ जाएगा, तो 0 से 6 वाई स्क्वायर अपॉन 12, तो आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, 12 3 36, 0 से 6, 6 का क्यूब 216, नीचे कितना आ जाएगा 36, 36 6 का 216, तो आंसर क्या आएगा 6, 6 वर्ग का, सी पार्ट आंसर है। अभी लेटेस्ट में ये चैप्टर चल भी रहा था हमारी क्लास में, तो बच्चों को अच्छे समझ में भी आ गया होगा। आज ही हमने पढ़ाया था 10 बजे वाले बैच में, ठीक है ना, आज ही खत्म हुआ है चैप्टर,
तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर लिया होगा सभी ने, बस ये शायद आखिरी सवाल है, 80 है, ठीक है। किसी त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी बना लो, ये किसी त्रिभुज ए बी और सी में बीसी भुजा √39 है, तो बीसी भुजा कितनी है √39, ए सी है 5, ए बी है 7, तो कोण ए का मान क्या होगा। अब देखिए बीसी भुजा √39 है, ए और बी ये सब लिखा हुआ है, तो बीसी भुजा √39 है, तो एंगल ए क्या होगा, तो अगर एंगल ए बोल रहा है कॉस ए, तो ये वाली भुजा का स्क्वायर 49 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस ए के सामने वाली भुजा √39 का स्क्वायर 39 अपॉन 2ab, तो 2ab मतलब कि ये वाली भुजा गुणे ये वाली भुजा, क्योंकि हमने पढ़ा है कोसाइन नियम में जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाली भुजा केवल एक बार आती है घटाने पर, बाकी कहीं नहीं आती। तो आएगा 49 माइनस 9 से 5 घटाओगे 4 और 3 से 2 घटाओगे 1, 2 गुणे 7 गुणे 5, ये आएगा 9 से 4 घटाओगे 5, 4 से घटाओगे 3, 35, ये आएगा 2 गुणे 7 गुणे 5, 35 से ये 35 गया, ये आएगा 1/2, तो कॉस कितने का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब π/3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। π/3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। एसएससी मैथ का बैच ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है आज ही से 11:30 बजे से, ठीक है ना, 11:30 बजे से आज ही से स्टार्ट हुआ है एसएससी का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच, ठीक। चलिए बाकी आप लोग जरा ध्यान दीजिए भाई, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हम बार बार ये बात बोलेंगे, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे हर सपने को पूरा कर सकती है, बाकी इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे हर सपने को पूरा कर सके, ठीक है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपने सपने तो पूरे करोगे और साथ में उन लोगों के भी सपने पूरे करोगे जो तुम पर आश्रित हैं, समझे, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो। फ्रेंड्स भी बहुत उम्मीद कभी कभी लगाते हैं कि हमारे दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो कुछ फाइनेंशियली हेल्प हमारी कर सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ दोस्त फाइनेंशियली वीक होते हैं तो फ्रेंड्स उनकी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप पर सबसे ज़्यादा निर्भर आपके घर वाले होंगे, तो आपको नौकरी के लिए जी जान लगा के मेहनत करनी है। और मैं तो भैया यही कहूँगा, मेरी सीधी सी एक बात है जो हमने हमेशा अपने जीवन में उतार के रखी है कि किताब से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है, ठीक है ना। और दोस्त अपना काम करते हैं, दोस्त ज्यादा ना बनाओ, 2-3-4 दोस्त से दो दोस्तों से ज्यादा कभी मत बनाइएगा, ठीक है ना, 2 या 3 बस, इससे ज्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए। जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतना ही आप पढ़ाई से दूर भागोगे, ठीक है। तो किताबों को अपना दोस्त बनाओ, अधिक से अधिक किताबों को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और दोस्त वो रखो जो पढ़ाई में आपका सहयोग करें, ना ही आपको डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो डिस्टर्ब करने वाले दोस्तों से दूर रहो भैया बिल्कुल, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप जीवन में कामयाब हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। जय हिंद बेटा।